अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद मज़हर आज़म है और मैं डाव मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ। आज जो हमने टॉपिक कवर करना है दैट इज़ ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कि हमारी बॉडी के अंदर या हमारे ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जो ट्रांसपोर्ट है वो किस तरह होती है। अभी कार्बन डाइऑक्साइड बनता कहाँ पर है यार? देखो, आपका सेल है और सेल के अंदर हमने कहा था कि रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है। जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस है उसमें सेल हमारा ऑक्सीजन को यूज़ करता है और ऑक्सीजन को और खाने को यूज़ करके फूड को ऑक्सीडाइज़ कर देता है। जब फूड ऑक्सीडाइज़ हो जाता है तो ऑक्सीडाइज़ के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एक वेस्ट के तौर पे बनते हैं और साथ साथ एटीपी एनर्जी भी रिलीज़ होती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट के तौर पे बन रहा है ये एक वक्त आता है कि टिश्यू में जमा होता जाता है। तो फिर जो आपका टिश्यू होता है ना, वहाँ पर CO2 की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है और आपका जो ब्लड होता है वहाँ पे CO2 की कंसनट्रेशन लेस होती है। तो हमने क्या पढ़ा है, चीज़ें हमेशा मूव करती हैं फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू द लो कंसनट्रेशन। तो जो CO की कंसनट्रेशन है या हम कह सकते हैं कि CO2 का पार्शियल प्रेशर है वो आपके टिश्यू में या आपके सेल्स में ज़्यादा होता है और आपकी जो ब्लड वेसल है, जो ब्लड कैपिलरी है, उसके अंदर कम होता है। जो CO2 है वो आपके सेल से डिफ्यूज़ होकर आपके ब्लड कैपिलरी में चली जाती है। और जब ब्लड कैपिलरी में चली जाती है तो यार वो किस तरह ट्रांसपोर्ट होती है? क्या वो रेड ब्लड सेल के अंदर पहुंच जाती है? क्या वो ब्लड के अंदर जाती है डिज़ोल्व होकर? क्या वो आपके वाइट ब्लड सेल के ज़रिए जाती है? क्या वो आपके प्लेटलेट्स के ज़रिए जाती है? ये सवाल है जो आपके जहन में पैदा होता है और उसका आंसर इस तरह किया गया है कि आपके जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो जो ट्रांसपोर्ट होती है वो बाइकार्बोनेट 3 फॉर्म में जाती है। जो CO2 है वो 3 फॉर्म में उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है। या तो आपका CO2 बाइकार्बोनेट बनेगा। बाइकार्बोनेट का फार्मूला होता है HCO3-। तो आपका या तो कार्बन डाइऑक्साइड इस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है या फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपके हीमोग्लोबिन के साथ या आपके दूसरे जो प्रोटीन्स हैं ब्लड के उनके साथ कंबाइन हो जाता है। जब आपका CO2 आपके हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होता है तो ये बना देता है कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन वो जो अगर आपका CO2 आपके हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होकर जाए, जिस तरह ऑक्सीजन अटैच होकर जाता था ना हीमोग्लोबिन से, हम कहते थे ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, यहाँ देखो ऊपर भी लिखा हुआ है। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करेगा आपका हीमोग्लोबिन के साथ, वी विल कॉल इट कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। या फिर आपका जो CO2 है वो आपके ब्लड में ही डिज़ोल्व होकर जाएगा। कितना जो आपके डिज़ोल्व यानी कि आपका CO2 डायरेक्टली ब्लड के अंदर मिक्स हो गया और ब्लड के अंदर मिक्स होकर वो ट्रैवल कर रहा है अपनी CO2 की फॉर्म में, वो कहलाएगी डिज़ोल्व गैस, ठीक है। तो डिफरेंट तरीके हैं। अच्छा, जो आपका ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है ना वो ब्राइट रेड कलर का होता है। ऑक्सीजनेटेड वाला कैसा होता है? ब्राइट रेड कलर का। लेकिन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होगा? वो वाला ब्लड जिसने अपने अंदर से ऑक्सीजन दे दी और CO2 को कलेक्ट कर लिया है। जब उसने ऑक्सीजन दे दी है और CO2 कलेक्ट कर लिया है तो अब क्या करेगा? उसका कलर कैसा हो जाएगा? उसका कलर हो जाएगा डार्क मैरून। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो डार्क मैरून होता है, ठीक है। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है हमारी पूरी बॉडी के तमाम सेल से CO2 कलेक्ट करता है और उसे लंग्स के पास ले जाता है, ठीक है। लेकिन लंग्स के पास लेके जाने से पहले वो उससे हार्ट में लेके जाएगा, फिर हार्ट के राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, देन पल्मोनरी आयोटा के जरिए वो चला जाएगा लंग में। देखो, हमारी बॉडी में एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, वो है पल्मोनरी आर्टरी। इसके अलावा जितनी भी आर्टरीज हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं। ये MCQ उसका पॉइंट है, ठीक है। ये सर्कुलेशन में मैं बता चुका हूँ। तो ये था डिफरेंट कितने तरीके हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट होने के, ठीक है। अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, जो बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में ट्रेवल करती है, सबसे ज़्यादा होती है। तो 70% जो आपकी ट्रांसपोर्ट है ना, 70% तक जो आपकी ट्रांसपोर्ट है CO2 की, इट इज़ इन फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन कैसे बनते हैं यार? आपके टिश्यू के अंदर CO2 बहुत ज़्यादा होता है। जब टिश्यू के अंदर से CO2 बाहर निकल के आता है तो आपके वो चला जाता है ब्लड वेसल में। जब ब्लड वेसल के अंदर जाता है ना, ब्लड वेसल के अंदर मौजूद होता है रेड ब्लड सेल। ब्लड वेसल से वो निकल के रेड ब्लड सेल के अंदर चला जाता है। क्या आपका CO2 निकला और ये आपका रेड ब्लड सेल है, ठीक है, और आपकी ये ब्लड कैपिलरी के अंदर मौजूद है। आपका टिश्यू से CO2 निकला है और वो चला गया है आपके रेड ब्लड सेल के अंदर। रेड ब्लड सेल के अंदर चला जाता है ना, तो CO2 रेड ब्लड सेल के अंदर होता है वाटर। CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करता है। जब CO2 और वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं तो बना देते हैं कार्बोनिक एसिड। ये उसका फार्मूला है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड का फार्मूला है। और ये काम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की मौजूदगी में। क्या? रेड ब्लड सेल के अंदर जो रेड ब्लड सेल का अपना वाटर होता है उसमें CO2 और वाटर रिएक्ट करते हैं सॉरी, और बना देते हैं कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड है वो किसकी मौजूदगी में बन रहा है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज की मौजूदगी में बना था। MCQ उसका पॉइंट आपने याद रखना है। तो बाइकार्बोनिक जो ये कार्बोनिक एसिड जो बन गया है ये ना अनस्टेबल होता है। जब अनस्टेबल होता है तो फ़ौरन से टूट जाता है। जब ये टूटता है तो H2 थे ना, उसका एक H+ आयन अलग हो जाता है और HCO3- आयन अलग हो जाता है, ठीक है। HCO3- अलग हो जाता है और H+ आयन
अलग हो जाता है। ये बात आपको समझ में आई कि CO2 वाटर रिएक्ट करेंगे, कार्बोनिक एसिड बनेगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की मौजूदगी में होगा और कार्बोनिक एसिड फिर टूटेगा और बाइकार्बोनेट आयन बनाएगा और H+ आयन बना देगा। ये बात आपको समझ में आई। और जब ये बाइकार्बोनेट आयन बन गया है ना, मैं जो आपकी इससे पहले जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट की वीडियो है मैं उसमें बात डिस्कस कर चुका हूँ कि आपके टिश्यू में क्या होता है, CO2 बनता है। जब CO2 बनता है तो उसकी वजह से देखो CO2 बना, CO2 इसमें चेंज हुआ और इसमें चेंज होने की बाद ये इसमें चेंज हो गया। तो देखो CO2 की वजह से आपकी बॉडी में H+ आयन ज़्यादा हो रहे हैं ना, तो जब भी आपकी बॉडी में CO2 का लेवल ज़्यादा होता है H+ आयन भी ज़्यादा होते हैं। तो CO2 की वजह से आपकी बॉडी में एसिडिटी हो जाती है, यानी कि pH लो हो जाती है और H+ आयन ज़्यादा हो जाते हैं। H+ आयन जब भी ज़्यादा होते हैं pH लो होती है, pH जितनी लो हो उतनी ज़्यादा एसिडिटी होती है। ये बात आपको समझ में आई। सो H+ आयन जो है पता है किस तरह क्या होता है, जब H+ आयन आपका जो हीमोग्लोबिन है ना, अच्छा अब ये H+ आयन आपके रेड ब्लड सेल के अंदर पैदा हो गए। अब H+ आयन के साथ हम क्या करेंगे, अगर आपकी बॉडी में H+ आयन इसी तरह बहुत ज़्यादा जमा होते जाएं तो एक वक्त आएगा आपकी बॉडी की एसिडिटी बहुत हो जाएगी, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो उस एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए जो आपके H+ आयन पैदा होते हैं ना, ये कंबाइन कर जाते हैं आपके हीमोग्लोबिन के साथ। जब H+ आयन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर जाते हैं तो इसको बना देते हैं हीमोग्लोबिनिक एसिड। तो H+ आयन आपके कंबाइन कर जाते हैं हीमोग्लोबिन के साथ जो आपके मौजूद था ब्लड वेसल में, और इसके साथ जाके H+ आयन अटैच हो जाते हैं और बना देते हैं हीमोग्लोबिनिक एसिड। जब H+ आयन जैसे ही हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होते हैं ना ब्लड में, वो हीमोग्लोबिन जिसके साथ 4 ऑक्सीजन लगे हुए थे वो अपने अंदर से ऑक्सीजन निकाल के फ़ौरन से उस टिश्यू को दे देगा जहाँ से CO2 आई है और H+ आयन में चेंज हुई है। सो देखो किस तरह काम हो रहा है कि आपकी बॉडी में जो CO2 ज़्यादा है ना जहाँ पर, वो आपके ब्लड की टिश्यूज़ में होता है, डिफरेंट ब्लड के टिश्यूज़ में एक्सेप्ट लंग्स। तो उस लंग्स के अलावा जितने भी बॉडी के टिश्यू हैं वहाँ पर आपकी बॉडी में CO2 ज़्यादा होता है। जब ज़्यादा CO2 होता है तो ज़्यादा बाइकार्बोनेट आयन बनते हैं और ज़्यादा H+ आयन बनते हैं। जो जितने ज़्यादा H+ आयन होते हैं वो आपके हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर जाते हैं। जब हीमोग्लोबिन के साथ वो कंबाइन कर जाते हैं तो फिर वो वहाँ से हीमोग्लोबिन के साथ जो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल लगे हुए थे उसको हटा देते हैं। जब इसको हटा देते हैं तो आपका जो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं वो यहाँ से डिफ्यूज़ होकर आपके सेल में चले जाते हैं, बिकॉज सेल में ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन लो होगी और वहाँ पर ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, फिर खाना दोबारा ऑक्सीडाइज होगा, दोबारा इसी तरह CO2 बनेगा, फिर CO2 दोबारा वाटर के साथ रिएक्ट करके पूरा प्रोसेस दोबारा होगा। ठीक है, अच्छा ये जो प्रोसेस है ना इसको हम हेल्डेन इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? हेल्डेन इफेक्ट, कि किस तरह H+ आयन जाके हीमोग्लोबिन को अलग कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हमने कर ली ये। खैर आपका हेल्डेन इफेक्ट याद ना रखो, ना फेडरल में जिक्र है इसका और ना आपकी इस बुक में जिक्र है, सो डू नॉट रिमेंबर दिस। इसकी बात मैंने कर ली। अच्छा, अब जो बाइकार्बोनेट आयन बना है ना, ये आपके रेड ब्लड सेल के अंदर मौजूद है। H+ आयन भी रेड ब्लड सेल के अंदर मौजूद है, लेकिन अकेला मौजूद नहीं है, ये हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर चुका है और हीमोग्लोबिन ने अपने अंदर से ऑक्सीजन निकाल के टिश्यू को दे दिए। अब हीमोग्लोबिन के साथ CO2 बना हुआ है और हीमोग्लोबिन क्या बोलेगा मैं इसको लेके जाता हूँ, क्या कहाँ पर लेके जाता हूँ, मैं इसको लेके जाता हूँ आपके लंग्स के पास, ताकि वहाँ से CO2 एवोपरेट करवानी है मैंने, CO2 लंग में डलवानी है ताकि लंग के एल्वेलाई से CO2 वापस बाहर इन्वायरमेंट में निकल जाए। ठीक है, क्या आपका हीमोग्लोबिन जो है अब वो चाहेगा कि किसी तरीके से ये जो H+ आयन लगा हुआ है इसके साथ और जो HCO3- है इसको लेके यहाँ से जाया जाए, ताकि वो ये फिर फर्दर जाएँ और दोबारा ये CO2 में चेंज होके आपकी बॉडी से निकल जाए। तो ये कैसे होगा? अच्छा, होता क्या है, जो आपके फेडरल में लिखा हुआ है, ये वाली बात यहाँ मेंशन नहीं है, मैं फेडरल से इंशाल्लाह पढ़ाऊँगा भी, बट आपने याद रखना है। बल्कि एक काम करते हैं, जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं पहले उनके लिए मैं कंप्लीट करवा देता हूँ। फेडरल वाली बात जो है वो आपके लिए ऊपर तैयार है, मैं इंशाल्लाह इसको वहाँ पर बताता हूँ। ठीक है, सो अब देखें, जो आपका H+ आयन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर गया और HCO3- आयन आपके रेड ब्लड सेल के अंदर मौजूद है। जो H+CO3- आयन है ना, HCO3- जिसको बाइकार्बोनेट आयन कहते हैं, ये बाइकार्बोनेट मिल जाता है पोटेशियम के साथ और बना देता है पोटेशियम बाइकार्बोनेट। या आपका बाइकार्बोनेट मिल जाएगा सोडियम के साथ और बना देगा सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसी तरह पोटेशियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, ये 2 डिफरेंट आयन्स जो हैं आपकी बॉडी में बनेंगे, डिफरेंट ये सॉल्ट बन जाएंगे। किसकी वजह से? बाइकार्बोनेट की वजह से। तो बाइकार्बोनेट आयन ऐसे नहीं रहता, वो किसके साथ कंबाइन करके लाइक पोटेशियम बाइकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेता है। ये बात समझ में आई? ठीक है, कह रहे हैं ये तो था आपका जो 70% है बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में जा रहा है। अब पता है क्या होता है, यहाँ पे इसका जिक्र नहीं किया गया, बट मैं आपको बता देता हूँ। जब ये आपका बाइकार्बोनेट आयन है ना, जब ये आपके लंग के पास चला जाता है ना, तो लंग के पास पता है क्या होता है, लंग के पास ये होता है कि आपका बाइकार्बोनेट आयन और H+ आयन दोबारा मिल जाते हैं। जब बाइकार्बोनेट आयन और H+ आयन दोबारा मिल जाते हैं, अच्छा सवाल ये पैदा होता है
यहाँ पर भी तो 6-7 अलग अलग हो गए थे, वहाँ दोबारा क्यों मिल रहे हैं, ऐसा क्या हो रहा है यार? वहाँ दोबारा इसलिए मिलते हैं बिकॉज वहाँ पर लंग के पास ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। जब ऑक्सीजन ज़्यादा होती है ना तो हीमोग्लोबिन के साथ जो H चिपका हुआ है ना, ऑक्सीजन उसको लात मार के यहाँ से भगा देती है। जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन, जब आपका H+ आयन हीमोग्लोबिन से अलग हो जाता है तो अब दोबारा वो इसके साथ कंबाइन कर जाता है और ये दोबारा HCO3 और H+ कंबाइन करके H2CO3 बनाते हैं। फिर H2CO3 कार्बोनिक एनहाइड्रेस की मौजूदगी में CO2 और वाटर में टूट जाता है। फिर वाटर जो है वो आपके ब्लड से निकल के आपके लंग के एल्वेलाई में चली जाती है और इसी तरह एल्वेलाई से फिर आपकी बॉडी से बाहर रिमूव हो जाती है। तो आपने याद रखना है कि आपके ये काम जो है ना, इसका रिवर्स प्रोसेस दोबारा होता है। कहाँ पर? आपके लंग्स के टिश्यू के अंदर, बिकॉज वहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा होगी वहाँ H+ आयन हीमोग्लोबिन से अलग हो जाएगा। जहाँ पर CO2 ज़्यादा होगी और ऑक्सीजन कम होगी, लाइक आपके बॉडी के टिश्यूज़, वहाँ पर H+ आयन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करेगा और वो ऑक्सीजन को यहाँ से लात मार के टिश्यू में भेज देगा। ठीक है, ये बात थी। इसके साथ साथ जो आपकी बॉडी है उसमें 20% जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उसका जो ट्रांसपोर्ट होता है वो इस तरह होता है कि वो कंबाइन कर जाता है आपके हीमोग्लोबिन के साथ रेड ब्लड सेल के अंदर। रेड ब्लड सेल के अंदर एक तो पहला ये बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में भी जा रहा है। इसके साथ साथ जो 20% कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट है वो होती है आपके हीमोग्लोबिन में, कि जो हीमोग्लोबिन है वो कंबाइन कर जाता है आपके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन बना देता है। हीमोग्लोबिन कंबाइन कर रहा है आपके CO2 के साथ और बना रहे कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। ये जो कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन है ये फिर आपका दोबारा लंग्स के पास जाके CO2 अलग हो जाता है और हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है और जो CO2 होता है वो आपके एल्वेलाई में चला जाता है। तो एल्वेलाई से जाके दोबारा आपके लंग्स से ये बाहर निकाल दिया जाता है। सो ये ऐसा होता क्यों है? वहाँ पे लंग्स में CO2 जो है वो हीमोग्लोबिन से अलग क्यों हो रहा है? बिकॉज वहाँ पर लंग्स के एरिया के पास ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन आपके हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर जाएगा तो CO2 को लात मार के वो भी भगा देगा। तो आपका जहाँ पर ज़्यादा ऑक्सीजन है वो CO2 को भी अलग कर रहा है आपके हीमोग्लोबिन से और इसके साथ साथ आपके H+ आयन को भी अलग कर रहा है। इसके साथ साथ ये अलग इसलिए भी हो जाता है बिकॉज यार आपके जो एल्वेलाई हैं वहाँ पर CO2 का पार्शियल प्रेशर कम है। तो जहाँ पर CO2 का पार्शियल प्रेशर कम होगा CO2 ना हीमोग्लोबिन को छोड़ देगा। वही बात है कि एक तरह से एक बेवफाई सी हो गई कि हीमोग्लोबिन के साथ जो CO2 पहले लगा हुआ था अभी वो अलग हो गया। और अलग हो गया किस तरह अलग हुआ? बिकॉज वहाँ पर जहाँ पर इसको जो चीज़ कम नज़र आई ना, बोलेगा भाई तुम जाओ, अब मैं थोड़ा गरीबों में जा रहा हूँ। सो CO2 जो है वो हीमोग्लोबिन से अलग हो जाएगा। रीज़न क्या है? बिकॉज आपके एल्वेलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई है और CO2 का पार्शियल प्रेशर कम है, तो इस वजह से आपका वो अलग हो जाता है। ठीक है, विच इज़ लेटर ब्रॉड इन द लंग्स वेयर इट्स कंसनट्रेशन इज़ लोअर। ये आपके लंग्स में आ जाता है जहाँ पर लंग्स की कंसनट्रेशन CO2 की लोअर होती है, बट पार्शियल प्रेशर जो होता है ना ऑक्सीजन का वो हाई होता है एल्वेलाई में। सो कार्बन डाइऑक्साइड जो है आप उसको एक्सहेल कर देते हो। तो यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन मिले और इन्होंने बना दिया आपका कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। फिर कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन दोबारा टूट जाएगा इनटू हीमोग्लोबिन एंड CO2। जो 10% कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपकी जो ट्रैवल करती है, अच्छा यहाँ पे 10% लिखा हुआ है, कहीं कहीं बुक्स में 7% भी लिखा होता है, तो 7 to 10% आपने याद रखनी है लिमिट। 70% थी बाइकार्बोनेट, 20% जो थी आपकी वो थी आपकी कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, उसको 20 याद रखो, 23 लिखो, किसी बुक में 23 भी लिखा है। और इसके साथ साथ जो 10% है आपकी CO2 या 7 to 10% आप कह लो, वो जो है आपकी वो प्रॉपरली आपका CO2 जो है वो आपके जो प्लाज्मा है, जो ब्लड का पोर्शन है प्लाज्मा, उसमें CO2 अपनी गैसियस फॉर्म में डिज़ोल्व होकर ट्रैवल करता है लंग्स की तरफ। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट ईयर का पार्ट। सेकेंड ईयर का पार्ट जो है मैं आपको डिफ़ाइन करता हूँ। तो ये जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं ख़ास तौर पर जिन्होंने सिर्फ इंटर का पेपर देना भी, दे कैन स्किप दिस पार्ट और दे कैन मूव ऑन टू नेक्स्ट वीडियो। अभी जो मैं बात करूँगा वो MD कैट के बच्चों के लिए करूँगा। ओके, तो वही बात है कि जो आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है 3 फॉर्म में जाता है, बाइकार्बोनेट की फॉर्म है, कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहूँ या कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन कहूँ, या डिज़ोल्व प्लाज्मा की फॉर्म है। तो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में वो 70% है। वो इसी तरह है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो आपके ब्लड में चली जाती है और ब्लड में वो आपके रेड ब्लड सेल के अंदर चली जाती है और रेड ब्लड सेल में वो कंबाइन करती है वाटर के साथ और क्या बना देती है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड बनाएंगे कार्बोनिक एनहाइड्रेस की मौजूदगी में। ठीक है, और जो कार्बोनिक एसिड है वो अनस्टेबल है और वो टूट जाएगा H+ और HCO3- आयन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें अभी आने वाली हैं जो वहाँ पर मेंशन नहीं थी, अब आपने फोकस करना है। अब देखो H+ आयन और HCO3- आयन हैं और ये कहाँ पर मौजूद हैं? आपके रेड ब्लड सेल के अंदर मौजूद हैं। रेड ब्लड सेल के अंदर दोनों चीज़ें मौजूद हैं। रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन भी मौजूद है। कह रहे हैं जो H+ आयन है वो आपकी ब्लड के अंदर एसिडिटी को बढ़ा रहा होता है। जब एसिडिटी को बढ़ा रहा होता है ना, इट विल लीड टू डिक्रीज इन pH। जब एसिडिटी बढ़ती है तो pH कम होती है ना, साफ सी बात है। H+ आयन ज़्यादा होते हैं तो एसिडिटी बढ़ती है, ठीक है, और pH कम होती है।
और दिस डज नॉट अकर, ठीक है, ये नहीं होता। H प्लस आयन आपकी बॉडी में ज़्यादा बन रहे होते हैं, ब्लड पीएच, जो ब्लड की पीएच है वो रेज नहीं हो रही होती। रीज़न इज़ दैट जो H प्लस आयन है वो आपका हीमोग्लोबिन के साथ जाके चिपक जाता है। तो हीमोग्लोबिन जो है एक तरह से बफरिंग फिनोमेना करता है। बफर वो होता है, बफर इज़ एनी सोल्यूशन जो आपके ब्लड की या आपके टिश्यू की पीएच को चेंज होने से रोकता है। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन जो है वो बफर के तौर पे काम करता है, एमसीक्यू उसका पॉइंट है। और वो क्या करता है, हीमोग्लोबिन जो है अपने साथ H को लगा देता है और क्या बना देता है, हीमोग्लोबिनिक एसिड। जो हीमोग्लोबिनिक एसिड होता है, जब H प्लस आयन जैसे ही हीमोग्लोबिन के साथ लगता है तो इसका जो ऑक्सीजन लगा हुआ था, 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, वो हीमोग्लोबिन से अलग हो जाते हैं और आपके ब्लड के टिश्यू में चले जाते हैं ताकि वहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई करें। तो CO2 भी आपके ब्लड में आ रहा है और ब्लड से ऑक्सीजन भी वापस जा रहा है। तो यही तो हम चाहते हैं ना कि हमारे बॉडी के टिश्यूज़ में जहाँ पर ऑक्सीजन कम है और CO2 ज़्यादा है, वहाँ की CO2 आपके ब्लड में आए और ब्लड की ऑक्सीजन उस टिश्यू में जाए ताकि आप उस CO2 को लेके जाओ ब्लड के ज़रिए लंग में और रिमूव कर दो। ये बात हो गई। तो इसी तरह जो आपका हाइड्रोजन आयन है वो कह रहे हैं एसोसिएट विद ऑक्सी हीमोग्लोबिन टू फॉर्म हीमोग्लोबिनिक एसिड एंड ऑक्सीजन इज डिजॉल्व रिलीज टू द टिश्यू। वही बात है कि आपका जो हाइड्रोजन आयन है वो कंबाइन कर जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ और ऑक्सी हीमोग्लोबिन में से वो ऑक्सीजन को अलग कर देता है और बना देता है हीमोग्लोबिनिक एसिड और जो ऑक्सीजन होती है वो वहाँ से रिलीज़ हो जाती है। तो ये हीमोग्लोबिनिक एसिड है और 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल उसने रिलीज़ कर दिए इनटू टिश्यू में। कह रहे हैं फ्रॉम इनसाइड ऑफ रेड ब्लड सेल। अच्छा, रेड ब्लड सेल के अंदर देखो ये सब कुछ हो रहा है ना कि रेड ब्लड सेल है ये, फॉर एग्जांपल आपका ये है पूरा, लेकिन मैं इसको इस तरह दिखा रहा हूँ। अब रेड ब्लड सेल के अंदर आपका बाइकार्बोनेट आयन ज़्यादा हो रहा है ना, बिकॉज जो आपका बाइकार्बोनेट आयन यहाँ बना है वो बना है रेड ब्लड सेल के अंदर। यही बात तो मैं सिंध की बुक में भी करा चुका हूँ ना कि जो आपका बाइकार्बोनेट आयन है वो बन रहा है आपके रेड ब्लड सेल के अंदर। अब आपके रेड ब्लड सेल के अंदर बाइकार्बोनेट आयन जो नेगेटिव आयन है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। फिर क्या होता है, जो बाइकार्बोनेट आयन है यहाँ से डिफ्यूज़ आउट कर जाता है, वो आपके रेड ब्लड सेल से बाहर निकल जाता है ब्लड की तरफ। क्या आपका बाइकार्बोनेट आयन आपके रेड ब्लड सेल से बाहर निकल जाता है। जब ये बाहर निकलता है ना तो अब एक चीज़ नेगेटिव चीज़ बाहर जा रही है, उसको बैलेंस करने के लिए बाहर से कोई नेगेटिव चीज़ का अंदर आना ज़रूरी है। जब ये बाहर निकलता है ना तो इसके नतीजे में आपकी बॉडी का, आपके ब्लड में जो क्लोराइड आयन होते हैं ना वो आपके रेड ब्लड सेल के अंदर चले जाते हैं। इस फिनोमेना को कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। सही है। और क्लोराइड शिफ्ट वो फिनोमेना है जिसमें आपका बाइकार्बोनेट आयन बाहर जाता है और क्लोराइड आयन आपके रेड ब्लड सेल के अंदर आ जाता है। बाइकार्बोनेट आयन बाहर जाता है और क्लोराइड आयन अंदर चला जाता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर्स फिनोमेना। क्या कहते हैं, हैमबर्गर्स फिनोमेना कहते हैं। और दोनों के ट्रांसपोर्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है कि बाइकार्बोनेट आयन आपके टिश्यू से बाहर जा रहा होता है, ठीक है। सो बाइकार्बोनेट आयन आपके रेड ब्लड सेल से बाहर जाता है। कहाँ पर, ये वहाँ पर बाहर जाता है जहाँ पर आपकी बॉडी में CO2 ज़्यादा हो। जब CO2 ज़्यादा होता है ना, ये वहाँ पर ये काम हो रहा होता है। ये आपके लंग्स में नहीं हो रहा है, ये लंग्स से जो पहले का एरिया है ना, जितने भी ब्लड सेल्स हैं जहाँ पर आपका CO2 ज़्यादा था और उसने CO2 अंदर आया और ये बना, ये सब कुछ ये वहाँ पर काम हो रहा है। ये आपकी नॉर्मल ब्लड टिश्यू में हो रहा है काम, ठीक है। ये लंग में ये वाला काम नहीं हो रहा, लंग में इसका उल्टा काम होगा। तो लंग में ये काम नहीं होगा, ये आपके नॉर्मल टिश्यूज़ में हो रहा है कि आपका बाइकार्बोनेट आयन बाहर जा रहा है, क्लोराइड आयन उसके अंदर जा रहा है। इसको क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं या हैमबर्गर्स फिनोमेना कहते हैं। चलिए इसको रीड करते हैं। कह रहे हैं जो आपका नेगेटिव क्लोराइड आयन है डिफ्यूजेज इनटू प्लाज्मा, ये प्लाज्मा में चला जाता है आपके रेड ब्लड सेल से। और आपका जो दिस इज बैलेंस बाय डिफ्यूजन ऑफ क्लोराइड आयन इन अपोजिट डायरेक्शन। जो क्लोराइड आयन होती है वो प्लाज्मा से आपके रेड ब्लड सेल के अंदर आ जाती है। और ये किसकी वजह से हो रहा है, इनको अंदर बाहर लेके जाने के लिए स्पेशल कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत होती है जो रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन में पाया जाता है। इस कैरियर प्रोटीन को हम कहते हैं बाइकार्बोनेट और क्लोराइड का कैरियर प्रोटीन। बाइकार्बोनेट क्लोराइड का कैरियर प्रोटीन जो आपकी रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होता है और वो क्लोराइड शिफ्ट फिनोमेना में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और दिस प्रोटीन मूव द टू आयन इन अपोजिट डायरेक्शन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ आयन ऑन एदर साइड, ठीक है, ताकि वो आपके नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बराबर रहे। और जो क्लोराइड आयन है जो आपके रेड ब्लड सेल के अंदर आ गया है ना, वो पोटेशियम के साथ मिलके पोटेशियम क्लोराइड बना देता है। जो आपका बाइकार्बोनेट आयन है वो ब्लड प्लाज्मा में जाता है और सोडियम के साथ मिल जाएगा या फिर पोटेशियम के साथ मिल जाएगा और बनाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा रेड ब्लड सेल के अंदर और बाहर क्या बनेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट और आपका पोटेशियम बाइकार्बोनेट। इसकी वजह से जो आपका ब्लड का पीएच है वो नॉर्मली 7.5 पे 7.4 की जो पीएच है उस पर मेंटेन रहता है, थैंक्स टू द बफरिंग मैकेनिज्म दैट एग्जिस्ट इन ब्लड विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। अब जो CO2 की ट्रांसपोर्ट है ना वो डिपेंड करती है भाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के ऊपर। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हायर है टिश्यूज़ में ब्लड के मुकाबले में, तो जो आपकी CO2 है वो ब्लड में आ जाएगी जहाँ पर वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगी और आपके लंग्स के पास जाएगी एज बाइकार्बोनेट आयन। लेकिन लंग्स में उल्टा काम होता है। और लंग्स में उल्टा काम कैसे होता है कि जो अगर आपके बॉडी में वहाँ पर आपके बाइकार्बोनेट आयन ज़्यादा होते हैं, ठीक है, यानी कि वहाँ पर आपका CO2 जो होता है वो आपके
आपके ब्लड के टिश्यू में ज़्यादा होता है, लंग में कम होता है। तो इन लंग्स में रिवर्स प्रोसेस अकर और जो आपके बाइकार्बोनेट आयन है दोबारा मिल जाते हैं आपके हाइड्रोजन आयन के साथ, और वो क्या बनाते हैं, CO2 और वाटर बनाते हैं। जो CO2 होती है वो आपके ब्लड से निकल के आपके लंग में चली जाती है। क्या हुआ, यही चीज़ जो बाइकार्बोनेट आयन था वो आहिस्ता आहिस्ता प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर पहुँच गया आपके ये लंग की कैपिलरी है, और ये लंग का एल्वोलाई है, एल्वोलाई के पास। अब यहाँ से इस कैपिलरी से जो आपका यहाँ पर फॉर एग्जांपल मौजूद है आपका बाइकार्बोनेट आयन, और साथ साथ हीमोग्लोबिन के साथ मौजूद है H प्लस। वो जो H+ है वो हीमोग्लोबिन से यहाँ अलग हो जाता है थैंक्स टू द मोर ऑक्सीजन। जो ज़्यादा ऑक्सीजन है वो जाएगी और हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करेगी, और वो आपके H+ आयन को लात मार के हीमोग्लोबिन से अलग कर देगी। अब जो हीमोग्लोबिन है वो इससे हीमोग्लोबिन जो है H+ आयन से अलग हो गया, तो H+ आयन इज़ फ्री। जो फ्री H+ आयन है वो H2CO3 के साथ कंबाइन कर जाएगा, सॉरी HCO3- बाइकार्बोनेट आयन के साथ H+ आयन बाइकार्बोनेट आयन के साथ मिल जाएगा, और दोबारा इससे बन जाएगा कार्बोनिक एसिड। जो कार्बोनिक एसिड है दोबारा टूट के बना देगा CO2 एंड वाटर, और जो CO2 है वो यहाँ से आपके ब्लड कैपिलरी से आपके एल्वोलाई में चली जाएगी, और एल्वोलाई के जरिए दोबारा आपकी सांस की नाली से बाहर इनटू द इन्वायरमेंट। ये है बाइकार्बोनेट आयन का ट्रांसपोर्ट जो आपने याद रखना है। जो 23% है, या आप आपकी स्क्रीन में 20% लिखी हुई है, वो होती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। क्या आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रेवल करता है बाय कंबाइनिंग विद हीमोग्लोबिन, ठीक है। और ये जो आपका हीमोग्लोबिन का जो ग्लोबिन पार्ट होता है ना, आगे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे हीमोग्लोबिन को और मायोग्लोबिन को, तो मैं उसमें बताऊंगा। तो हीमोग्लोबिन होता है आपका दो पार्ट से मिलकर बनता है, ग्लोबिन की चेन से और हीम प्रोटीन से। ग्लोबिन की चेन और हीम पार्ट से, हीम जो होता है नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, हीम इज नॉन प्रोटीन पार्ट। तो आपका जो CO2 होता है वो ग्लोबिन के साथ अटैच हो जाता है, क्या बना देता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। जो रिएक्शन है कह रहे हैं ये भी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 पर डिपेंड करता है। आपके जो टिश्यूज़ हैं वहाँ पर CO2 की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, तो वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देगा। लेकिन आपके लंग्स के पास CO2 कम होता है, तो वहाँ से आपका CO2 कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन से निकल जाता है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन बॉयज़। ओके, सो जो मैंने कहा कि जो आपका ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का बनना है ना, ये भी डिपेंड करता है CO2 के पार्शियल प्रेशर पे। आपके नॉर्मल ब्लड टिश्यूज़ में CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, तो CO2 आपके ग्लोबिन पार्ट के साथ मिलके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, जो आपके लंग्स के पास चला जाता है। जब लंग्स के पास ये पहुंच जाता है तो लंग्स में CO2 कम होती है, तो ये जो CO2 वहाँ लंग्स में बिकॉज कम है तो यहाँ से अलग हो जाती है और लंग्स में चली जाती है, ठीक है। और कह रहे हैं जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हाई है टिश्यू में तो वो ब्लड में चली जाती है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है, और जब CO2 ब्लड में हाई होती है और टिश्यूज़ में कम होती है, लाइक लंग के टिश्यू में कम होती है, तो वहाँ से कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन अलग हो टूट जाती है और CO2 रिलीज़ कर देती है। इसके साथ कह रहे हैं आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो 7% या 7 to 10% जो है वो CO2 जो है गैस की फॉर्म में डिज़ोल्व भी हो जाती है आपके ब्लड में, और जो 7% जो CO2 की ट्रांसपोर्ट है वो डिज़ोल्व फॉर्म में होती है, लेकिन ये इनएफिशिएंट वे है, लेकिन फिर भी होता है सिर्फ 7% या 7 to 10%, ठीक है। एक और बात जो MCQs में आपने याद रखनी है कि कभी कभी आप रात में जनरेटर ऑन करके सो जाओ, या फिर आप अपनी कार का AC चलाओ और सो जाओ और कार के शीशे बंद हो, तो आपके उस इन्वायरमेंट में CO2 बहुत जमा होती जाएगी। CO2 गैस जब बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है ना, तो आपके हीमोग्लोबिन से ना वो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को लात मार के भगा देती है। अगर CO2 बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में भी होगी ना, फॉर एग्जांपल आपके ऑक्सीजन के कोई 1000 ml ऑक्सीजन है और वहाँ पर आपकी 1 ml CO2 है, 1 ml CO है, तो जो 1 ml CO है, CO2 नहीं 1 ml जो CO है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका असर 1000 ml ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है। अगर 1000 हम नॉर्मली क्या पढ़ते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, वो आपकी हर चीज़ को भगा के हीमोग्लोबिन के साथ चिपक जाती है, बट CO जो है यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड, उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। वो क्या करती है, वो चाहे जितनी भी ज़्यादा ऑक्सीजन हो वो इसको लात मार के भगा देती है और ख़ुद चिपक जाती है हीमोग्लोबिन के साथ। अब खुद बताओ, अगर आपकी CO हमेशा हीमोग्लोबिन के साथ चिपकी रहेगी तो वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कैसे बाइंड करेगा, उसको कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। तो अब क्या होता है, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और आप अक्सर लोगों की डेथ हो जाती है। ये एक वाक़या भी पेश आया था कुछ टाइम पहले, लाइक कुछ मरी या नारायण कागान में, कि जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो गई थी तो गाड़ियाँ फंस गई थी, तो लोग बिकॉज रात में वहाँ हीटर चला के सो गए थे अपनी गाड़ियों के अंदर, तो जब सुबह देखा गया तो जब लोगों ने उनको देखा तो बहुत सारे लोग मर चुके थे, कई गाड़ियों में, कोई अपनी वैन्स में, बहुत सारे लोगों की डेथ हो चुकी थी। रीज़न यही था कि कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग, बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है, आपके ऑक्सीजन की जगह ले लेती है हीमोग्लोबिन में। और याद रखना कि CO2 की जो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होना है, इट इज़ 249 टाइम्स मोर ग्रेटर देन ऑक्सीजन। यानी कि अगर आपका एक अगर आपका CO हो और जो आपका
ऑक्सीजन है वो 249 टाइम्स ज़्यादा हो तब भी आपका CO ही कंबाइन करेगा हीमोग्लोबिन के साथ। ऐसा नहीं होगा कि अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो उसको लात मार के भगा दे। CO2 की जो कंबाइनिंग पावर है विद हीमोग्लोबिन 249 टाइम ग्रेटर है, ठीक है। तो CO की जो पॉइजनिंग है वो आपके हीमोग्लोबिन की एबिलिटी कम कर देती है कि वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करे टिश्यूज़ में, ठीक है। CO2 की वजह से जो ऑक्सीजन है वो रिलीज़ ही नहीं होती टिश्यूज़ में, तो असर क्या होता है, आपके टिश्यूज़ में ऑक्सीजन नहीं जाती और वहाँ पर एनर्जी नहीं बनती, और एनर्जी नहीं बनती जो आपकी बॉडी में जो इंपॉर्टेंट काम हो रहे होते हैं आप वो नहीं कर पाते। सो स्टूडेंट्स, ये था टॉपिक CO2 की ट्रांसपोर्ट का। मैंने कोशिश की कि मैं बहुत डिटेल में जाऊँ और मैंने फेडरल से भी ये पॉइंट कवर कराया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक समझ में आएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन को डिस्कस करेंगे, और इसी तरह 2023 के लिहाज से तो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, बट फॉर 2024 हमें आगे डिजीज़ को भी कवर करना है, ठीक है। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।